कुंडलिनी शक्ति पुस्तक अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखी। आज की कहानी कौन थे नरसिंह स्वामी। सन 1940 उन दिनों मेरे एक चचेरे भाई जिनका नाम जनार्दन पांडे था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग से संबंधित थे। पोटेशियम साइनाइड का नाम मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नया नया उभरा था। एक दिन प्रसंगवश पांडे जी ने मुझे बतलाया कि पोटेशियम साइनाइड अत्यंत तीक्ष्ण महाविष है, जिसका प्रभाव इतनी तीव्र गति से पड़ता है कि प्राणी एक पल से भी कम समय में मृत हो जाता है। तत्काल इस संसार से दूसरे संसार में पहुंचाने के लिए इस महाविष का सुई की नोक पर लगा सूक्ष्मतम कणमात्र ही पर्याप्त है। उस सूक्ष्मतम कणमात्र का जीभ से स्पर्श होते ही प्राणी निर्जीव हो जाता है। इसकी इसी प्रखर घातकता के फलस्वरूप ही आज तक कोई भी व्यक्ति इस महाविष का स्वाद न बता सका। पांडे जी ने कहा, वैसे प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए आदिकाल से मानव अपनी जिज्ञासा की प्रेरणा पर दुस्साहस के साथ संघर्ष और बलिदान करता आया है। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे बलिदानी वीरों की कमी नहीं। कहते हैं कि पोटेशियम साइनाइड का स्वाद बतलाने के लिए समय समय पर 3 वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी करके अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, मगर वे शब्द क्या एक अक्षर से अधिक बतला पाने की प्रगति कर सकें? नहीं। लेकिन विज्ञान द्वारा प्रस्थापित इस विश्व विश्रुत तथ्य को भारत के एक योगी ने असत्य प्रमाणित कर दिया था। सन 1932 में भारतीय महायोगी श्री नरसिंह स्वामी ने काफ़ी बड़ी मात्रा में अनेक विषों और घातक पदार्थों के अतिरिक्त तीक्ष्णतम महाविष पोटेशियम साइनाइड को भी खाकर जीवित रहने का अद्भुत प्रदर्शन करके समस्त विश्व के वैज्ञानिकों में तहलका मचा दिया था। कौन था वह महायोगी? क्या उसे अमृत की दुर्लभ सिद्धि प्राप्त थी? क्या वह कालंजयी था? हाँ, इसमें संदेह नहीं। उस परम साधक को निश्चय ही अमृत की दुर्लभ सिद्धि प्राप्त थी। यह निसंदेह कालंजयी था। प्राणमय जीवनी शक्ति से संपन्न उस महायोगी की खोज वास्तव में की थी उस समय के कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के रीडर डॉक्टर नियोगी ने। कलकत्ता के निकट एक गांव है मधुपुर। अब तो वह एक बहुत बड़ा कस्बा हो गया है, मगर उन दिनों वह एक छोटा सा गांव था। डॉक्टर नियोगी की वहाँ रिश्तेदारी थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से वे अपने उसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। उन दिनों मधुपुर में योगी नरसिंह स्वामी की तपस्या और सिद्धियों की धूम मची हुई थी। गांव के लोग उन्हें संत, महात्मा और योगी कहते थे और उनका काफ़ी आदर करते थे। सभी लोग उनकी सिद्धियों और योग बल से चमत्कृत थे। नरसिंह स्वामी ने पूरे 30 वर्षों तक हिमालय की दुर्गम कंदराओं में रहकर कुंडलिनी योग की कठोर साधना कर हठ योग की सिद्धि प्राप्त की थी। फिर लोक कल्याण की भावना लेकर तपोभूमि की परम शांति से निकलकर संसारिक कोलाहल के क्षेत्र में आ गए। वह मधुपुर में काली का एक प्राचीन मंदिर है, उसी के निकट एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वह काली मंदिर के सामने पाकड़ और कदम का वृक्ष था। स्वामी जी उसी के नीचे बैठकर दीन दुखी, रोगी, अपाहिज और असहाय लोगों की सेवा करने लगे। शीघ्र ही उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मधुपुर पहुंचकर डॉक्टर नियोगी ने भी स्वामी जी की चमत्कारों की कथा सुनी। स्वभाव था उनकी जिज्ञासा जाग उठी और एक दिन वह स्वामी जी की कुटिया पर जा पहुंचे और अपना विस्तार से परिचय दिया। उन्होंने स्वामी जी उनको अपने निकट बिठाकर मृदु स्वर में बात करने लगे। मगर कुछ ही देर बाद वह वार्तालाप एक सिद्ध योगी तथा कर्मठ विज्ञानवेता के शास्त्रार्थ के रूप में बदल गया। तर्क वितर्क प्रखर होता गया। थोड़ी देर बाद प्रसंगवश डॉक्टर नियोगी ने किंचित आवेश के साथ यह चुनौती सी दे डाली, कोई भी मनुष्य अंगारे नहीं खा सकता, तेजाब नहीं पी सकता, जहर नहीं चाट सकता। यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए, फिर सहज स्वर में बोले, ये तीनों काम मैं ही करके आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर नियोगी ने बिना प्रत्यक्ष प्रमाण पाए उस महान योगी की क्षमता पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको उस समय घोर आश्चर्य हुआ जब कि स्वामी जी तुरंत तैयार हो गए। उन तीनों असंभव कृत्यों को दिखाने के लिए डॉक्टर नियोगी ने तत्काल कोयले के धधकते अंगारे, शुद्ध और तीक्ष्ण तेजाब और तीव्र विष की व्यवस्था की और उन्होंने
स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। स्वभावतः डॉक्टर नियोगी जानते थे कि कोई भी प्राणी इन प्राण घातक पदार्थों से सुरक्षित नहीं रह सकता। अतः उन्होंने कुछ उपहास के साथ कहा, लीजिए स्वामी जी, अब आप अपनी बातों को सच करके दिखाएं, नहीं तो योगी का यह बाना उतार दें। डॉक्टर नियोगी की इस कड़वी बात को सुनकर भी वे मुस्कुराते रहे। इस बीच डॉक्टर नियोगी की इस चुनौती की चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी। देखते ही देखते मधुपुर की श्रद्धालु जनता स्वामी जी की यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिए काली मंदिर की ओर उमड़ पड़ी। नरसिंह स्वामी ने हजारों विस्फारित नेत्रों के सामने तीव्र विष उठाकर पी लिया, फिर तेजाब उठाकर हथेली पर उड़ेल लिया और सहज मुस्कान के साथ उसे इस प्रकार चाटने लगे मानो स्वाद ले लेकर शहद चाट रहे हों। और अंत में उन्होंने दहकते अंगारों को उठा उठाकर इस तरह खाना शुरू किया मानो स्वादिष्ट रसगुल्ले खा रहे हों। जैसा कि मैं पीछे आपको बतला चुका हूँ कि हठ योग कुंडलिनी शक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। हठ योग के साधक का शरीर के सभी आंतरिक अंगों पर अधिकार होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर पर किसी भी पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ता, भले ही पोटेशियम साइनाइड ही क्यों न हो। हठ योग बल का यह विलक्षण प्रमाण देखकर डॉक्टर नियोगी एक बारगी स्तब्ध और चमत्कृत रह गए। वे भावावेश में भरकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रसन्न मन से विदा किया। मधुपुर से प्रस्थान करते समय डॉक्टर नियोगी ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि एक बार वे अपने इस महान योग विद्या का प्रदर्शन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रख्यात वैज्ञानिकों के सामने अवश्य करें। और स्वामी जी ने सहज भाव से डॉक्टर नियोगी की इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। विज्ञान जगत में तहलका मचा देने वाले विश्व के अभूतपूर्व प्रदर्शन का आयोजन शुरू हो गया और अंत में प्रदर्शन की तिथि निश्चित हुई 16 जनवरी 1932 ईस्वी। वह भव्य प्रदर्शन और चमत्कृत कर देने वाला आयोजन सर सीवी रमन की अध्यक्षता में किया जा रहा था, जो उस समय भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी पहुंच चुके थे। उस विलक्षण आश्चर्यजनक अविश्वसनीय प्रदर्शन के आयोजक थे डॉक्टर नियोगी के अतिरिक्त फैकल्टी। उस विलक्षण आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय प्रदर्शन के आयोजक थे डॉक्टर नियोगी के अतिरिक्त फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन डॉक्टर भट्टाचार्य और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सरकार। उस अवसर पर देश विदेश के अनेक वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजक के अध्यक्ष की हैसियत के रूप में नियुक्त डॉक्टर रमन ने उस प्रदर्शन की सूक्ष्म जांच परख के निमित्त एक समिति का गठन किया था, जिसमें 5 सदस्य थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, दूसरा पेरिस विश्वविद्यालय फ्रांस के साइंस फैकल्टी के डीन थे, तीसरा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय अमेरिका के विज्ञान विभाग के रीडर, चौथा मद्रास विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर तथा 5वां कलकत्ता विश्वविद्यालय के रीडर डॉक्टर नियोगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय आयोजन की धूम सारे संसार में मच गई थी। उस प्रदर्शन को देखने के लिए विश्व के तमाम देशों से वैज्ञानिकों तथा अन्य जिज्ञासुओं के दल भारत आने लगे। 16 जनवरी को प्रदर्शन स्थल पर निश्चित समय पर प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। योगी नरसिंह स्वामी प्रदर्शन कक्ष में आ खड़े हुए। जनार्दन पांडे भी एक जिज्ञासु के रूप में वहां उपस्थित थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि उस समय स्वामी जी के निर्द्वंद्व मुखमंडल पर वही सहज एवं मृदु मुस्कान थी। सबसे पहले समिति की ओर से डॉक्टरों ने उनके शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण किया। हर प्रकार से जांच कर तलाशी ली गई। यह निश्चित हो गया कि योगी नरसिंह स्वामी ने किसी छल प्रपंच का आश्रय नहीं लिया है और न किसी प्रकार की ऐसी औषधि का ही सेवन कर रखा है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हो। सब कुछ सही और सामान्य पाया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से पहले ही भयंकर से भयंकर विष मंगा कर रख लिए गए थे। इतना ही नहीं, विदेशों से आने वाली कई वैज्ञानिक भी अपने साथ भयंकरतम महाविष पोटेशियम साइनाइड लेकर आए थे। जांच समिति ने जब हर प्रकार से निरीक्षण करने के बाद उस महान योगी को प्रदर्शन के लिए सामान्य पाया और संतुष्ट होकर अधिकृत घोषित कर दिया, तब आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर रमन ने योगी के सामने एक दस्तावेज रखते हुए अनुरोध किया कि प्रदर्शन के पूर्व इस पर हस्ताक्षर कर दें। कानून की दृष्टि से यह खानापूर्ति निश्चय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस दस्तावेज में यह घोषणा थी कि योगी नरसिंह स्वामी स्वेच्छा से यह प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है
तो प्रदर्शन समिति पर उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अपनी मृत्यु के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही यह खतरनाक प्रदर्शन संभव है। डॉक्टर रमन की बात सुनकर स्वामी जी हंस पड़े और एक पल भी सोचे बिना उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर क्या हुआ? होगा क्या? पांडे जी बोले। उसके बाद प्रदर्शन का सबसे रोमांचकारी क्षण आया। समिति की ओर से सबसे पहले कांच के प्याले में भयंकर तेजाब स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया गया। किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे, अतः वहां उपस्थित वैज्ञानिकों से अनुरोध किया गया कि वे स्वयं परीक्षण करके देख लें कि तेजाब पूर्णतः तीक्ष्ण और शुद्ध है। वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से तीक्ष्ण रासायनिक प्रतिक्रिया देख ली और सभी ने घोषणा कर दी कि तेजाब बड़ा ही घातक और पूर्णतः शुद्ध है। नरसिंह स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने तेजाब हथेली पर उड़ेल लिया और उत्सुकता से फैली सैकड़ों जोड़ी आंखों के सामने उसे जीभ से चाट गए। दर्शकों का समूह स्थगित बैठा। वह विलक्षण दृश्य देखता रह गया। स्वामी जी पर उस भयंकर तेजाब की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ी। तब समिति की ओर से उन्हें एक तीक्ष्ण विष कार्बोलिक एसिड दिया गया। स्वामी जी सबके देखते देखते उसे भी शहद की तरह चाट गए। उन पर उस घातक विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सहज भाव से खड़े मुस्कुराते रहे। उसके बाद उन्हें बारी बारी से धतूरे का चूर्ण, संखिया तथा कुचीला आदि घातक विषैले पदार्थ दिए गए। स्वामी जी ने पल मात्र को भी हिचके बिना उन्हें खा लिया और नीलकंठ की भांति समस्त विषयों को पचाकर मुस्कुराते रहे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रदर्शन कक्ष में उपस्थित विश्व के कोने कोने से आए वैज्ञानिकों का दल मूर्तिवत बैठा उस चमत्कारी योगी को विस्फारित नेत्रों से देखता रहा। अंततः वैज्ञानिकों की उस समिति ने सर्वसम्मति से, जो कि नरसिंह स्वामी को संसार का तीक्ष्णतम विष पोटेशियम साइनाइड देने का निश्चय किया। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का कलेजा आशंका से धड़क उठा। कोई कल्पना में भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घातक विष का पान करने पर भी योगी जीवित रहेगा। लेकिन जब स्वामी जी ने जय माँ काली कहकर पोटेशियम साइनाइड को भी निष्क्रिय पदार्थ की तरह खा लिया और निर्द्वंद खड़े मुस्कुराते रहे, तो संपूर्ण प्रदर्शन कक्ष कुछ समय के लिए प्रस्तरीभूत सा हो रहा था। वहाँ सूची भेद सन्नाटा छा गया था। हर व्यक्ति सांस रोककर बैठा उस मूर्तिमान आश्चर्य सिद्ध पुरुष की ओर देखता रह गया, जो अपनी इस विलक्षण शक्ति के कारण विश्व की अन्यतम घटना का नायक बन गया था। फिर सहसा हाल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और काफ़ी देर तक गूंजता रहा। विदेशी वैज्ञानिकों में स्वामी जी की फ़ोटो खींचने की होड़ सी लग गई। उन्होंने भी भारतीयों की भांति उस महात्मा के चरण स्पर्श कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पोटेशियम साइनाइड जैसे तीक्ष्ण महाविष को खा लेने के बाद भी स्वामी जी ने अपना प्रदर्शन रोका नहीं। तत्काल मृत्यु का ग्रास बना देने वाले विषों को व्यर्थ कर देने के बाद उन्होंने एक और भी भयंकर घातक पदार्थ का भक्षण किया। उन्होंने कांच पिसवा कर उसका चूर्ण भी फाँक लिया। कांच भी एक प्रकार से घातक विष का ही काम करता है। हाँ, इसे खाने से आदमी धीमी मगर घोर यंत्रणा सहते हुए मृत्यु का ग्रास बन जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।